Okay, let us see next questions. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है क्वेश्चन नंबर 14। देखो, एक न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। लेट अस सी। An electric heater is rated 1500 watt। 14 है, an electric heater is rated 1500 watt। How much? How much energy does it use in 10 hours? Use in 10 hours। चलो यही क्वेश्चन है हमारा। कैसे बनेगा बोलो? तो सबसे पहले तो लिखिए गिवन में कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिक 1500 वाट का कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, समझे। वो कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, 10 घंटे के लिए अगर हम उसको चला दें तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, खपत करेगा, यही क्वेश्चन है हमारा। क्लियर? तो सबसे पहले लिखिए कि गिवन में कि क्या दिया हुआ है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पावर दिया हुआ है, कितना, 1500 वाट। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो वाट में। तो 1500 को 1000 से भागा देंगे तो किलो वाट में बदल जाएगा। 2 जीरो खत्म हो गया, ये 1.5 kW हो गया, इतना किलो वाट। और टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 आवर्स। 10 आवर्स, ठीक। तो हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है E/T। तो इसीलिए E बराबर क्या हो जाएगा, P × T। इसीलिए E बराबर पावर कितना है बोलो, 1.5 kW। टाइम कितना है, 10। समझे? तो ये डेसिमल हटेंगे, इतना आवर। तो नीचे एक जीरो, तो फिर एक जीरो खत्म। यानी कि E जो है वो 15 kWh। एनर्जी कंज्यूम जो है वो 15 kWh या फिर 15 यूनिट। आप यह भी लिख सकते हो, kWh बोलिए चाहे यूनिट बोलिए, एक ही बात है। बताया तो है हमने आपको, है कि नहीं? समझ गया? तो 1500 वाट के इलेक्ट्रिक हीटर यूज करोगे 10 घंटे के लिए, तो वो तकरीबन 15 यूनिट का बिजली बिल खाएगा। और अगर 1 यूनिट का बिजली बिल 10 जो भी रहे कॉस्ट, 7 रुपया या फिर 6 रुपया, तो जैसे 8 रुपया है तो 15 8 20 120 रुपया ये बिजली उठाएगा। 10 आवर्स के लिए यूज कर रहे हो तो। क्लियर है? बिजली का बिल निकालने के लिए भी हमने आपको बताए हुए। चलो इस क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं ही होगा, किसी को मिटा दे, इरेज कर दे। हो गया ना? मन खराब हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, समझे। इतना आसान नहीं है सॉल्यूशन करना, लेकिन डोंट वरी, मैं आपके पास हूं, ठीक। लेट अस सी। क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
अरे यार, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest what happens to its energy eventually? Is it a violation of the law of conservation of energy? चलो ये क्वेश्चन है हमारा, समझे? बताओ कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, पता चला? ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ए पेंडुलम नाम के टॉपिक में जो भी फिगर है, जो भी लिखाया है, सब फिगर के साथ लिख देना है, आंसर खत्म हो गया। क्लियर? अब समझिए क्वेश्चन को। Illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw pendulum bob to one side and allow it to oscillate. पेंडुलम में जो एनर्जी का कंजर्वेशन है उसको पूरे तरीके से वर्णन कीजिए, डिस्कस कीजिए। और जब हम उस बॉब को ऐसे करके ऐसे छोड़ देते हैं तो ये ऐसे ऐसे होते रहता है, तो इस समय भी एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको बताना है। ठीक है? उसके बाद फिर से इसमें क्वेश्चन और जोड़ा गया है कि अंततः वो कब तक वैसे ही मूव करता रहेगा, क्योंकि एक समय के बाद तो वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करना बंद हो जाएगा ना, राइट? तो क्यों बंद हो गया, वो कारण आपको बताना पड़ेगा, समझे? तो बंद हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या वायोलेशन हुआ, उल्लंघन हुआ है, भंग हो गया क्या, ये क्वेश्चन है। क्लियर?
तो 3-4 क्वेश्चन इसमें मिला करके आपसे एक साथ पूछा गया है। क्लियर है? तो लेट अस सी, क्वेश्चन क्या है पता चल गया? अब आंसर लिखना शुरू करो। सबसे पहले फिगर बनाओ। इसको साइड में बनाते हैं, नहीं तो पूरा जगह घेर लेगा। यहाँ पे, हाँ यहाँ ठीक रहेगा। क्या ये बॉब है, ये ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी है, और दिस इज द सी पॉइंट। जब बॉब ऐसे ऐसे मूव करना शुरू हुआ, समझे, तो यहां पे सिर्फ ये सेंटर पोजीशन है, और सेंटर पोजीशन के पास के ओनली सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन ये जो पोजीशन आप देख रहे हो, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन, और यहां पे पी ओनली, केवल और केवल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है यहां पे, ठीक है। और ये भी तो एक्सट्रीम पोजीशन है कि नहीं? तो यहां पे क्या है? यहां पे भी पीई ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। एक्सट्रीम। लेकिन जब बॉल आधे रास्ते में है, इधर उधर, तब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी। और जब बॉल ए से बी के पास जा रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो कोई लड़का पूछा कि सर जब इधर से इधर आ रहा है तब, तो उस समय भी पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। इज इट क्लियर? लेकिन समझो बात को, जब ये बॉब इधर से इधर जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटते जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है। जब इधर से इधर जा रहा है, लेकिन जब इधर से इधर आ रहा है, तो इस समय काइनेटिक एनर्जी घटते जा रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रहा है। का है
क्योंकि हाइट जो है वो इंक्रीज ना कर रहा है जी, और जब हाइट इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और जब हाइट डिक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, और फिर वेलोसिटी भी तो घट रहा है ऊपर जाते जाते, समझे? तो कहा है हमने आपको बता दिया। ठीक उसी तरह से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, है कि नहीं, और काइनेटिक एनर्जी घटेगी। लेकिन जब ऊपर से बॉल जो है वो नीचे की ओर गिरेगा तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, जब इधर से इधर आएगा बॉब। तो इज इट क्लियर? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम इसका कैप खोज रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपल पेंडुलम में कैसे है, फिगर के साथ एक्सप्लेन करना है, और अंततः ये जो पेंडुलम है वो ऐसे ऐसे होते होते अंत में ये धीरे धीरे होते होते ऐसे रेस्ट में हो जाएगा। काहे रेस्ट में हो गया? क्या इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम को उल्लंघन किया है, भंग किया है? ये क्वेश्चंस है हमारे। तो समझो, जब सेंटर पोजीशन के पास था तो इसके पास केवल और केवल कोई लड़का आया है और इसको ए से बी के पास लेके गया और छोड़ दिया, तब से ये पेंडुलम जो है वो ऐसे ऐसे होते ही जा रहा है, समझे? तो जब इधर से इधर यहां आता है सेंटर पोजीशन के पास, तो यहां पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जब इधर जा रहा था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रहा था। क्यों? क्योंकि हाइट जो है वो इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो घटते जा रहा था। क्यों? क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ ना रहा तो काइनेटिक एनर्जी घटेंगे। लेकिन कोई कहेगा कि फिर भी काइनेटिक एनर्जी क्यों घटा सर? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी ना जब ऊपर की ओर जा रहा था, तभी तो ये फिर बी पॉइंट के पास एक्सट्रीम पोजीशन के पास आ करके ये बॉब जो है वो रुक जाएगा, ताकि जिसके चलते इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। लेकिन जब इधर से फिर रुकने के बाद वेलोसिटी जब जीरो होगा तो फिर से ये इधर चलना शुरू करेगा, तो हाइट डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? घटते जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ते जाएगा। लेकिन दोनों एनर्जी को कहीं पे भी, यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है, इस पॉइंट पे भी, और इस पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, और इस पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है जब बॉब है तो, समझे? कहीं पे भी ले ले, और दोनों एनर्जी को अगर हम जोड़ दें तो दोनों एनर्जी जो है वो उतना ही रहेगा जितना इसके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे है, जितना इसके पास सेंटर पोजीशन पे है, और जितना फिर से इसके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे है। यानी कि एनर्जी का बेस्ट कहीं पे भी हो ही नहीं रहा है। समझते हो बात के मतलब? क्लियर है? तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इज इट क्लियर? ओके। वो अलग बात है कि जब सेंटर पोजीशन ए के पास था, कहां था? सेंटर पोजीशन ए के पास था, तो केवल और केवल इसके पास क्या था? काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। लेकिन जब इधर से इधर गया तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो गया, बदलते चला गया, और फाइनली एक्सट्रीम पोजीशन के पास केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी ही है। तो टोटल एनर्जी जितना रहे, अगर यहां पे 20 जूल तो यहां भी 20 जूल ही होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से पेंडुलम में एनर्जी का कंजर्वेशन होते रहता है। क्लियर है? तो ये तो आंसर खत्म हो गया। लेकिन फिर से पूछा गया इस क्वेश्चन में कि जब एनर्जी का कंजर्वेशन हो ही रहा तो अंततः यह रुक क्यों गया? एनर्जी कहां चला गया? क्या इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उल्लंघन किया? तो नहीं। क्यों? क्योंकि एयर रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन भी तो काम करेगा ना हवा में, राइट? तो इसने कार्य किया है, जो फोर्सेस लगा रहा है फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस के द्वारा, वही फ्रिक्शन लगेगा, राइट? तो उसके खिलाफ लड़ने में अपना सारा का सारा एनर्जी, ऊर्जा जो है वो नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, और इस तरह से फाइनली एक सेंटर पोजीशन पर आकर के ये बॉब जो है, पेंडुलम जो है वो रुक गई। क्लियर है? ओके। तो एनर्जी की बर्बादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो उस फोर्स को शांत करने में लगा दिया। क्लियर है? ओके। चलो, वी हैव डन इट। तो लिखेगा कि फ्लोइंग आर दी
conservation following are the conservation of energy in a simple pendulum. सबसे पहला पॉइंट लिखो, at a position pendulum has kinetic energy only, के ही only करो, शॉर्ट में लिखो ताकि स्पेस बचे, राइट। आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ओनली। एट बी पोजीशन पेंडुलम हैज पीई ओनली। इज इट क्लियर? ओके, फुल स्टॉप। तीसरा लिखो, एट सी पोजीशन पेंडुलम हैज पीई ओनली। एक लास्ट लिखेगा, एट एनी intermediate position pendulum has both PE and K। इस तरह से एनर्जी का कंजर्वेशन है। अब स्टार लगा करके लिख लेगा, finally pendulum stops because required work is done against the friction और एयर रेसिस्टेंस। इज इट क्लियर? ओके, चलो ये खत्म हो गया, समझ गया? वी हैव डन इट। चलो इसको लिख लीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। और कैसे आगे बढ़े, फिर इसको लिख लो। मिटा देते हैं इसको।
Question number 16. An object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? In order to bring the object to rest. क्वेश्चंस क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक, वो कितना के वेलोसिटी से जा रहा है? तो v के वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसके पास तो वर्क होगा ही, राइट, लेकिन एनर्जी किस रूप में है? तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसके पास एनर्जी है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग में है, मोशन में है, उसके पास एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी रहता है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो जितना इसके पास काइनेटिक एनर्जी है उतना ही इक्वल अमाउंट में अगर हम लोग वर्क लगाएं इसके ऊपर, वो भी उल्टी दिशा में, तब वो क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट जो है वो रुक सकता है, रेस्ट हो सकता है। इज इट क्लियर? जैसे सपोज दैट कोई जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, निकाल लेते हैं कितना रफ्तार से जा रहा है। तो सबसे पहले तो लिखिए कि गिवन में है कि नहीं, यहां पे क्या देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है? तो मास जो है वो m दिया हुआ है, वेलोसिटी जो है वो v दिया हुआ है, ke पूछा है, तो क्या लगता है निकल जाएगा। लिखेंगे सिंस ke बराबर 12 mv²। चलो इतना जूल हमारा है। अब क्या कीजिएगा, कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ तो इतना ही आया, समझे? तो जितना भी हमारा जूल आया है इतना ही मात्रा में अगर हम लोग इतना ही जूल का वर्क करें, इधर से आ रहा है इतना काइनेटिक एनर्जी लेकर के कोई ऑब्जेक्ट मेरी तरफ, तो इतना ही जूल का अगर हम उसके तरफ वर्क करें उल्टी दिशा में, ठीक है, तब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। तो हाउ मच वर्क शुड बी डन, कितना वर्क करना चाहिए उसको रेस्ट में लाने के लिए? तो इतना जूल का ही वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे, स्टार लगा करके लिखना कि सिंस एन ऑब्जेक्ट has 12 mv² of the energy, so an equal amount of 12 mv² work has to be done। किस लिए? तो in order to bring the object into rest। चलो खत्म हो गया ये।
इज इट क्लियर? ओके, समझ में आया ये क्वेश्चंस? ठीक है, इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपने मुक्के से तुम्हारी ओर 20 न्यूटन का फोर्स लगा करके ऐसे मारूं, तो आपको भी 20 न्यूटन का ही फोर्स लगा करके मेरे इस मुक्के को रोकना होगा, समझे? कम लगाया 1 भी न्यूटन तो फिर ये हीट कर देगा आपको। क्लियर? चलो इसको लिख लो, फिर मिटा के आगे बढ़ो। हो गया मीटर? अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यह एक न्यूमेरिकल है, ठीक है? ये न्यूमेरिकल्स है। लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द वर्क required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर? क्वेश्चन मार्क। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू डन टू स्टॉप ए कार मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कितना हमको वर्क करना पड़ेगा? 1500 केजी के कोई कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा इस कार को रोकने के लिए ये एकदम जीरो हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि इसके पास जब ये जा रहा है तो कितना एनर्जी है कंटेंट किए हुए है, यानी कि क्या निकल सकता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकल सकता है। तो सब वो निकाल दिया ना तो आंसर खत्म हो गया। एक प्रकार से काइनेटिक एनर्जी ही पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि जितना एनर्जी रहता है उतना ही मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं उस चीज को रोकने के लिए। तो सबसे पहले यहां पे लिखे कि गिवन में, इज इट क्लियर? ओके, तो गिवन में मास जो है वो 1500 केजी दिया हुआ है और क्या है, वेलोसिटी कितना, तो 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो ये 60 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए सबसे पहले 1000 से गुना होगा और फिर 1 आवर को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुना। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। फिर ये इसको काटिए, ये 18, तो ये 5 टाइम्स,
फिर ये 9 तो 60, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिर ये 3 दिया 9 इन 30। ओके, ऐसे ही ना, ये 18 दिन कटा तो ये 5 दिन, फिर ये 9 दिन कटा, तो फिर ये 30, फिर 3 दिया, फिर 3 10। सही है। 50/3 मीटर पर सेकंड ये आया है हमारा। क्या लगता है काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा? ये बराबर भार तो लिखेंगे, सिंस फॉर्मूला क्या होता है, तो के बराबर ½ mv²। तो 1/2 गुना मास कितना है बोलो, तो 1500 kg है। और वेलोसिटी कितना है, तो 50/3 गुना 50/3, ठीक है। तो सबसे पहले काटो इसको, तो 3 × 5 = 15, तो ये 500 हो गया। और कटेंगे क्या, ये कट सकता है 3 से 25, नहीं कटेगा अब, लेकिन ये तो कटेगा ही 25। अब गुना करके कितना आएगा बोलिए, 25 × 5 = 2500 से 125 इतना गुना 500/3, ठीक है। अब गुना करो, (625 000/3) इतना जूल आया है। 625,000, इसको 3 से भागा देना पड़ेगा, 6 हो गया, खत्म। ये 2 नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ पे 0 दीजिए, तो ये 5 भी 8 × 24 खत्म, 1, फिर ये 0, 3 दिया 1, फिर से 0 दिया 1, फिर से 0, अरे 3 इतना आंसर आता है, यानी कि 208,333 पॉइंट, ये तो 33 चलता जाए, इतना आंसर आता है। गलत है कहा भाई, लेकिन जा नहीं रहा। हाँ आंसर सही है, इतना ही आ रहा है आंसर, 208,333.3 जूल। देखो यहां पे दिखता है 208,333.3 जूल। क्लियर? ओके, चलो खत्म हो गया, ये आंसर है हमारा। बोलिए, इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। मिटाए, मिटाए इसको। कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 18। तो अब बचवे क्या किया है, 18 है, 19 है, 20 है, फिर 21 है, यानी कि इस पूरे एक्सरसाइज को खत्म करने का समय आ गया, अंतिम समय आ गया इस चैप्टर का, समझ गए? क्योंकि अब ज्यादा बचा ही नहीं है, 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कवर करने का मतलब पूरा करना पड़ेगा ना। कोई नहीं, आज नसीब में नहीं तो क्या कल होगा, अब तो इसको खत्म ही करना पड़ेगा। तो सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक ना? (15 मिनट और लगेंगे शायद,
Sony says that the acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with her, भाई? चलो बहुत आसान है. Find the energy in kWh consumed in 10 hours by 4 devices of power इतना each. A freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? Okay. चलो अंतिम घड़ी आ गए, खत्म करते हैं. इसको लिख लिए ना, 4 क्वेश्चन बचा है, फिर एक्सरसाइज खत्म. लेकिन क्वेश्चन को लिखाने में तो टाइम लगेगा ना जी. 18 थोड़ा सा लॉन्ग है, 10 मिनट नहीं तो अगले लेक्चर में करूँगा. टाइम कम बढ़ता है. क्वेश्चन नंबर 18 देखो. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए फोर्स एफ इज एक्टिंग. क्वेश्चन नंबर 18 जरा से इनको तो भर लें एकदम मजबूती के साथ. वैसे तो इसमें इंक होगा. इसको निकालने अभी अंदर तक जा ही नहीं रहा है. कैसे चला गया? In each of the following a force F is acting on an object and object of mass m the direction of force of displacement is from west to east. East to east shown by the longer arrow.
एरो, ऑब्जर्व द डायग्राम्स केयरफुल्ली, and state whether the work done by the force is negative, पॉजिटिव और जीरो। ये क्वेश्चन है हमारा। फोर्सेस इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। फिर क्वेश्चन का तीसरा केस दिया हुआ है, वो कुछ इस तरह से है। चलो यही क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है समझ लो। क्वेश्चन है कि फोर्स जो है वो किस तरह, कोई तीन गो ऑब्जेक्ट है, समझे, तीनों जो है वो इक्वल मास का है, एम मास का है, ठीक है। इस पे फोर्सेस जो है वो पहले बॉक्स पे ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर हो रहा है। किधर? वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट हो रहे हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। लॉन्गर एरो जिधर कर रहा है बता रहा है कि इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, लेकिन फोर्स इधर लग रहा है। क्लियर है? ओके। दूसरा में है कि डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का इधर हो रहा है, जिधर हो रहा है फोर्स उधर ही लग रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, लेकिन फोर्स जो है वो इस तरफ लग रहा है, यानी कि उल्टी दिशा में लग रहा है। क्लियर है? ओके। तो आपको बताना यह है इन तीनों फिगर को देख करके कि वर्क जो है वो हमारा कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब जीरो होगा। ये क्वेश्चन है हमारा। इज इट क्लियर? तो हमने आपको पढ़ा दिया है टॉपिक में कि जब फोर्स लगे, कोई भी डिस्प्लेसमेंट जिधर ऑब्जेक्ट का हो रहा है उधर ही फोर्स लगे, तो इस केस में वर्क हमारा पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट जिधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, फोर्स उसके उल्टे दिशा में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारा वर्क जो है वो निगेटिव होता है। और जब भी ऑब्जेक्ट किधर की ओर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगता है ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट से, तो इस केस में वर्क जो है वो हमारा जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि cos 90 डिग्री इज जीरो, इसीलिए। चलो खत्म हो गया, यही तीन को केस लिखना है, आंसर खत्म। इज इट क्लियर? लिखेगा कि फ्लोइंग आर द थ्री केसेस, यानी कि निम्नलिखित लिखा गया तीन केसेस है। सबसे पहला लिखो कि व्हेन द फोर्स एक्ट्स, इसमें क्या देख रहा है कि परपेंडिकुलर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स इधर, तो इस तरह से देखिएगा ऐसे ऐसे, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, है कि नहीं। परपेंडिकुलर लग रहा है, इसका मतलब वर्क जो है वो हमारा जीरो है। परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहां पे लिखे फुल स्टॉप। सो
वर्क इज जीरो। तो यहां पे वर्क जो है वो क्या है, जीरो है। दूसरा लिखो कि when the force acts in the displacement of the object, then the work is positive। तब इस केस में वर्क जो है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। तीसरा देखिए कि when the force acts in the opposite direction to the motion of an object, then the work is negative। वर्क कब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा? यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, हमने लिखा दिया, चलो खत्म हो गया। तो इस केस में वर्क हमारा जीरो है, इस फिगर में वर्क हमारा पॉजिटिव है, इस फिगर में वर्क हमारा नेगेटिव है। इस फिगर में नेगेटिव का है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है उल्टे दिशा में, तो वर्क नेगेटिव। इधर क्या देख रहे हैं, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स उधर ही लग रहा है, इसीलिए वर्क पॉजिटिव। यहां देख रहे हैं कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है फोर्स परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्क हमारा जीरो। चलो खत्म हो गया। इज इट क्लियर? वी हैव डन इट। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लिख लिया, मिटा दें। जरूर मिटाएंगे जनाब। अच्छा, कूलिंग भी खत्म है। Question number 19. Sony says that the acceleration in an object could be zero even when several forces
forces acting on it do you agree with her? क्वेश्चन को इधर समझो जी कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आधा के तो ये नहीं पता चलता कि क्वेश्चन क्या है कि नहीं, तो बहुत तकलीफ है, क्योंकि क्या बनेंगे आपसे जब क्वेश्चन ही नहीं पता तो, राइट। says that the acceleration in an object could be zero. मन खराब हो गया पढ़ाते पढ़ाते के। देखिए सोनी का क्या कहना है कि बहुत तरह का फोर्स अगर लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, Sony says that the acceleration in an object could be zero even when several forces acting on it. Do you agree with her? सोनी बोल रही है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहा है, फिर भी उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। इज इट क्लियर? तो क्या आप उसकी बातों से सहमत हैं कि क्या उसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, फिर भी वो ऑब्जेक्ट के पास जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है कि नहीं? क्या आप उसकी बातों से सहमत हैं? अगर है तो क्यों है भाई, उसका भी आंसर आपको देना पड़ेगा, समझे? क्लियर? तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसके कारण अगर उस ऑब्जेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाए, क्या आ जाए? कांस्टेंट वेलोसिटी, तब उस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, तो इसीलिए एक्सेलरेशन इज जीरो, राइट? सबको पता चल गया कि एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। या फिर अगर जो बैलेंस्ड फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो भी हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। क्लियर है? नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हो जाए तो भी हमारा जीरो हो सकता है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाए तो भी जीरो हो सकता है। तो हम एग्री हैं उसकी बातों से, इसकी बातों से, सोनी के बातों से। क्लियर? ओके, चलो आंसर खत्म हो गया। इसी चीज को लिख लेगा, लिखेंगे यस। डू यू एग्री? यस, बी एग्री, वी आर एग्री विथ हर, मैं उसके साथ सहमत हूं। दैट when several forces are acting, then maybe, हो सकता है, acceleration could be zero, क्यों? तो लिखेगा बिकॉज इफ द नेट फोर्सेस आर जीरो, then acceleration of an object can be zero। चलो खत्म हो गया ये। क्लियर है? दो क्वेश्चंस और बचे हैं, इसको लिख लीजिए, मैं मिटा करके आगे की ओर बढ़ना चाहूंगा। क्लियर? लिख लिया? मिटा दें? कितना देर हुआ? टाइम देखा है कोई?
तो आज क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, चाहे जितना देर हो जाए। वी हैव टू फिनिश हिम, इसे खत्म करना है तो करना है। Next, question number 20. Find the energy in kWh. In kWh. Consumed in 10 hours. In 10 hours by 4 devices of power 500 watt each। यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पता चला? पहले ये बता। 500 वाट के 4 डिवाइस लगा हुआ है जो 10 घंटे के लिए चल रहा है या फिर चला है, या फिर यूं कहूं तो 10 घंटे में कितना एनर्जी का खपत करेगा किलोवाट आवर में, आंसर निकालिए। ये क्वेश्चन है हमारा। कैसे बनेगा? ये क्या पूछ दिया हमसे कि कैसे बनेगा। सबसे पहले गिवन लिखो कि क्या दिया हुआ। यहां पे क्या देख रहे हैं? पावर जो है वो 4 डिवाइसेस 500 वाट के, तो 4 गुना 500 वाट करेंगे तो 4 × 5 = 20 यानी कि 2000 वाट। और टाइम दिया हुआ है कितना? 10 आवर्स, 10 घंटा टाइम दिया हुआ है, राइट। एनर्जी पूछा है, बहुत आसान है। लिखेंगे कि सिंस P बराबर E/T, पावर बराबर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में T, तो यहां से E बराबर क्या होगा? P × T, है कि नहीं जी? ओके, तो पावर कितना है? 2000 वाट है और टाइम कितना है? 10, ठीक है, यानी कि इतना kWh हुआ। इसको बराबर करेंगे तो 20,000 किलोवाट हमारा आंसर है, ठीक है। और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 × 10⁻1 2 3 4 kWh, ये भी आंसर है। चलो आंसर खत्म हो गया। बोलो क्या कहता है? इतना आंसर आता है? भूल तो हो गया। इस पावर को पहले किलोवाट आवर में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2000 को 1000 से भागा दीजिए, इतना वाट आया है, ठीक है। 20 जूल हमारा 20 kWh आ रहा, 20 यूनिट आ रहा, इतना वाट है। इसको किलोवाट आवर में बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे, किलोवाट। 3 0 से 3 0 खत्म, यानी कि 2 किलोवाट। अब यहां पे होगा दिस इज इक्वल टू 2 × 10 यानी कि 20 kWh। और बस इतने, आंसर खत्म हो गया। इसीलिए आंसर देखना बहुत जरूरी है। चलो एक क्लियर है, लिख लीजिए 20 kWh।
एक लास्ट क्वेश्चन, फिर कहानी खत्म। देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, इसी में काम चल जाएगा। ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। मिटा देते हैं, उतना क्या सोचना है कि नहीं। चलो हो गया ना, सबको पता चल गया ना, बहुत आसान था नहीं? आसान तो हमें ना करेगा, क्योंकि हमने जो पढ़ाया है आपको। क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है ये। ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट eventually stops on reaching the ground. The ground. What happens to its kinetic energy? यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर गिराया गया तो ग्राउंड को जैसे ही टच करता है तो वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसका वेलोसिटी खत्म, रुक गया। तो क्या उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम का उल्लंघन किया है? हाँ या ना? तो नहीं, उल्लंघन तो नहीं ही किया। अब काहे नहीं किया, ये क्वेश्चन है हमारा, पूरा एक्सप्लेन करना है आपका। आप अपना किसी को कुछ बोल रहे हैं तो तर्क दीजिएगा ना, साबित कीजिएगा ना जी, है कि नहीं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब ऊपर से बॉल जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरा तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलते चला गया। तो पहला बदलाव काइनेटिक एनर्जी। दूसरा है जब ग्राउंड को हीट किया तो एक साउंड उत्पन्न हुआ, जैसे मार्कर को अगर गिराएंगे एक साउंड गया होगा, है कि नहीं? तो साउंड एनर्जी में भी बदल गया यहां पे एनर्जी। और जब ग्राउंड को हीट किया तो थोड़ा देर के लिए जो सतह है, सरफेस है, वो स्लाइटली वार्म हो गया। क्या हो गया? वार्म। यानी कि हीट एनर्जी भी उत्पन्न हो गया। तो इस तरह का एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जब भी कोई ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरता है तब। तो यही आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो लिख लेंगे हम लोग, when a body falls from a height or freely falling body
has kinetic energy and goes on increasing when a body reaches the ground. And when the falling body hits the ground, then a sound is produced. After hitting the ground, it slightly becomes warm. चलो जो है जो यही है, नीचे स्टार लगा करके लिखा है। The transformation of energy of a freely falling body are follows. सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में था, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जब रेस्ट में था तब ये था, ये बदल गया काइनेटिक एनर्जी प्लस कुछ साउंड एनर्जी में भी बदला होगा और फिर कुछ हीट एनर्जी में भी बदला होगा। चलो यही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहाँ पे वायोलेशन नहीं हुआ है, समझे? काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ उसके साथ, तो यही सब में खत्म हो गया, समझे? साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी। जब इस काइनेटिक एनर्जी ने के चलते जब हीट किया सतह को तो एक साउंड उत्पन्न हुआ, तो ये काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में ये इस्तेमाल हो गया, है कि ना? और ये साउंड एनर्जी के कारण जो सतह है वो वार्म हो गया, स्लाइटली हीट हो गया, समझे? और कुछ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा वहां पे, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन फोर्स को शांत करने में भी खत्म कर दिया है। क्लियर है? तो इस तरह से खत्म होता है। चलिए इसको लिख लीजिए, कहीं कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर खत्म होता है, ठीक है? तो हमने आपको वर्क, एनर्जी एंड पावर में जितना टॉपिक था पढ़ना सब खत्म कर दिया। आप 9th क्लास में थे, हमने इस चैप्टर में खत्म कर दिया, ठीक है? तो इस चैप्टर में अब दोबारा मुलाकातें नहीं करेंगे, अब नया चैप्टर में मिलेंगे, समझे? तो वी हैव डन इट। जितना भी हमने पढ़ाया है वर्क, एनर्जी एंड पावर में, आप सारे लेक्चर्स को अगर आप देख लेते हैं तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। अब सीबीएसई वर्ड से थे 9th क्लास में, हमने सब खत्म कर दिया। क्लियर है? ओके। इन सभी चीजों को, टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, और सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवा दिया हूं एनसीईआरटी का बीच से भी और एक्सरसाइज वाला भी, और अदर बुक्स का क्वेश्चंस तो फिर भी बन ही जाएगा जब इसका बन गया तो, है कि नहीं? वो तो और भी इजी ही होता है। क्लियर है? तो साइंस में बेहतर मार्क्स लाने के एक ही तरीके हैं कि जो भी साइंस वाले टीचर ने पढ़ा, यानी कि मैंने, उसका फेयर कॉपी तैयार करो और समय समय से उस टॉपिक को रिवाइज करो, समझ करके याद करो, ना कि रट जाओ द कंडक्टर थ्रू व्हिच, द कंडक्टर थ्रू व्हिच। ऐसे नहीं करना, नहीं तो भूल जाइएगा ना। समझ करके उसको पढ़िए भी, याद कीजिए। और अगर उस टॉपिक को फेयर कॉपी से पढ़ते समय समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैंने जो कुछ ही पढ़ा है फिर मेरे पास आयो,
फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिर उस टॉपिक को घर पे जाओ, फिर से रिवाइज करो और फिर याद करने का प्रयास करो, और समय समय से जो भी एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स है उसके प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। क्लियर है? खत्म हो गया। और कितना ही समझाते रहे, फिर नए चैप्टर में मिलेंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।